नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। बिहार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी छोटी खबरें जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ पत्रकारों के साथ। हमारे साथ आज जुड़े हुए चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भूपेंद्र यादव ने नारा दिया है, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। क्या है आज की ताजा खबरों में, आज की ताजा सुर्खियों में सोशल मीडिया पे? मनीष जी, कृपया बताएं। पहले तो कल राष्ट्रीय कार्य समिति में तय हो गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार एनडीए चुनाव लड़ेगी, और जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि जिस तरह से लोजपा और जदयू के बीच में तीखी बयानबाजी चल रही थी, उस पर उन्होंने विराम लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कह दिया कि एनडीए एकजुट होकर ही अगर चुनाव लड़ेगी तो बिहार में हम बेहतर 3/4 बहुमत के साथ सरकार बना पाएंगे। उनके कहने का मतलब साफ था कि एनडीए साथ में चुनाव लड़ेगी, लोजपा और जेडीयू के बीच तल के उसको खत्म करे, आपसी मनमुटाव खत्म करे और एक साथ आके प्रचार प्रसार में अपनी भागीदारी ये करे। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पे लालू पे हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है, उसी तरह से राजद भी नेतृत्व परिवर्तन की बात करे कि आखिर कब तक सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। लालू यादव को भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए और किसी और विकल्प की तलाश करनी चाहिए राजद को। उसके बाद एक राजद के मनोज झा ने भी एक ट्वीट किया था, जो कि शिक्षक नियोजन पे उन्होंने कहा था कि शिक्षक नियोजन के लिए सरकार क्या करने जा रही है बिहार की सरकार। जो शिक्षकों का मुद्दा अभी भी बिहार में गर्म है, पहले भी इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बातें हुई, सेवा शर्त की बात नीतीश कुमार ने कही थी। अभी राजद ने कहा है, मनोज झा कह रहे थे कि जब राजद की सरकार बनेगी तो 60% के अनुपात में नियुक्तियां करेंगे और नौकरशाही को इसमें बहुत ज्यादा मतलब उसके व्यवधान को हम हटाएंगे। जिस तरह से नौकरशाही इसमें व्यवधान डाल रही है उसको हम हटाने का प्रयास। एक कमेंट इनका नित्यानंद राय का भी आ रहा है, जिन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में एनडीए 327 सीटें जीतने का लक्ष्य रख के आगे चल रही है और वो हम पूरी तरह से जीते। भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल पर हमला बोला था। उन्होंने बोला बिहार के लोगों के साथ विश्वासघात किया, बिहार के में विकास और सुशासन के मुद्दे पर उन्होंने काम नहीं किया था। इसी कारण से नीतीश कुमार को जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था और आगे भी एनडीए उनके नेतृत्व में काम करेगी। तो जी, यही सब चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही है। देवेंद्र फडणवीस का बयान चल रहा है, जेपी नड्डा का जो बयान चलेगी वो चल रहा है। जी मनीष। रवि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कार्य समिति में जिस प्रकार से बातें निकलकर बाहर आई हैं, एक तो जगत प्रकाश नड्डा ने भी ये बात कही है कि जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो अटकलें चल रही हैं कि क्या कोई गठबंधन में परिवर्तन हो सकता है, उसके कारण ये भी इन पर रोक लगाने की बात और कार्यकर्ताओं को एक होकर न स्वयं के उम्मीदवार को जिताने के लिए कहा गया है, बल्कि जो सहयोगी दल है उनके उम्मीदवारों के लिए भी जी जान लगाने की बात की है। तो जो एक गंभीरता दिखाई देनी चाहिए चुनाव की तैयारियों को लेकर, और ये दिखाई दे रही है। आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देखते हैं कि क्या इसमें गठबंधन के स्वरूपों में फिर कोई परिवर्तन या कोई ऐसी चीज दिखाई देती है, या स्पष्ट संदेश है कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए तो जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट संकेत है और आज से नहीं है ये। काफी दिन पहले से, जब बिहार चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं भी थी, तब से ही बीजेपी लगातार, और बीजेपी के छोटे मोटे नेता नहीं, अब तो पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ही
ही कह दिया है। और उससे पहले भूपेंद्र यादव, बिहार के जो प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने भी कहा था, सीधे सीधे कहा था कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक शुबह अब नहीं है। तो इसके जाहिर है कि दो मतलब सीधे सीधे इस समय जब 1 महीना भी नहीं शायद बचा है बिहार में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को लेकर, इसके दो बहुत स्पष्ट से मतलब समझ में आते हैं। इसमें जैसे कि आपने कहा कि पार्टी बीजेपी ये चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को ये बिल्कुल स्पष्ट संकेत, स्पष्ट निर्देश इस वक्तव्य के जरिए देना चाहती है कि बिल्कुल आप लोग बिना कुछ सोचे समझे, ऊंच नीच सोचे समझे कि क्या होगा, बदलेगा स्वरूप गठबंधन का, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मीडिया में और बहुत सारे विचारकों में ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ वहां जिस तरीके से एलजेपी के तेवर हैं जेडीयू के प्रति, उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया है कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी समीकरणों की परवाह किए आप चुनाव की तैयारियों में जुटिए। और देखिए, दूसरी चीज इससे ये भी बिल्कुल साफ हो जाती है कि केंद्र में बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर इस समय स्थापित है। 303 लोकसभा सीटें लेकर के वो एनडीए में है। तो जाहिर है कि बिहार में चूंकि वो सत्ता में सहयोगी है, मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो वो वहां भी बड़े भाई की भूमिका में खुद को स्थापित करना चाहती है, बिहार की राजनीति में भी, कि हम बड़े भाई हैं, लिहाजा हमारी तरफ से कोई फाउल प्ले नहीं है। भविष्य में आपकी तरफ से अगर कोई होता है या एलजेपी की तरफ से होता है या किसी और वजह से होता है तो हमें जिम्मेदार मत ठहराइएगा। हमारी तरफ से कोई इधर उधर की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति, कोई गलत मानसिकता की राजनीति नहीं चल रही है। आप अपना घर संभालिए, अपनी चीजें देखिए। तो ये संदेश भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जहां अपने कार्यकर्ताओं को दे रहा है, वहीं जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को भी ये संदेश दे रहा है। जी बिल्कुल। कोरोना काल और बाढ़ के बीच में नीतीश कुमार बहुत दिनों बाद शायद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में के लिए बाहर निकले और दिखाई दिए। उन्होंने संजय गांधी जैविक उद्यान पार्क में जो गैंडों और राइनो और के लिए जो एनक्लोजर्स बनाए गए हैं उनका उद्घाटन किया, उनका लोकार्पण किया, फ्री वाईफाई सेवा का लोकार्पण किया और उसके साथ ही साथ कंकड़बाग में एक नवनिर्मित पार्क जो टेम्पो स्टैंड के पास है उसका भी उद्घाटन और लोकार्पण किया और भ्रमण करते हुए वहां पर दिखाई दिए। इन्हीं सब चीजों के बीच में अनीता जी, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में एक बात चल रही है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष हो, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना है कि वो कांग्रेस से बाहर का अध्यक्ष चाहते हैं इस बार, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। और अभी 23 बड़े नेताओं ने भी मांग की है कि एक अध्यक्ष पूर्णकालिक होना चाहिए ताकि जनता में एक सही संदेश जा सके। और शायद बिहार चुनाव भी उसकी एक वजह, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से बिखरी हुई दिखाई दे रही है, और अभी सुशील मोदी ने ट्वीट भी किया, टिप्पणी भी की है लालू यादव पे कि जिस प्रकार से कांग्रेस विकल्प ढूंढ रही है गांधी परिवार का, वैसे आरजेडी में क्यों नहीं विकल्प ढूंढा जाता। अनीता जी, आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो एक नेतृत्वहीनता की स्थिति दिखाई दे रही है कांग्रेस में, उसका खामियाजा राज्य में भी कांग्रेस भुगतेगी और आरजेडी के साथ उसकी नेगोशिएशंस पावर भी कम होंगी? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो सोनिया गांधी बनी हुई हैं और आज की अगर बात करें तो CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। उसमें सोनिया ने कहा कि मेरा 1 साल पूरा हो गया है और मैं इस पद से मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन मनमोहन सिंह और कई बड़े नेताओं ने इसको इंडोर्स किया कि नहीं, आपको बने रहना चाहिए। जो यंग लीडर हैं वो बार बार राहुल गांधी का नाम प्रपोज कर रहे हैं, और कुछ लीडर जो हैं दो भाग में बैठ के, अगर राहुल नहीं होते या तो राहुल हो या फिर प्रियंका गांधी हो। तो ऐसे में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी का ये कहना कि वो बाहर से कोई नेतृत्व चाहते हैं, अध्यक्ष चाहते हैं गांधी परिवार के बाहर से, ये महज एक ढोंग जैसा है। ये उनकी विरासत है। वो जानते हैं कि उनकी जड़ तब तक मजबूत है जब तक कि वो अध्यक्ष पद पे कांग्रेस में बने हुए हैं। कांग्रेस बिना गांधी के इमेजिन नहीं कर सकती है, और गांधी परिवार कांग्रेस को अपनी जागीर समझता है। तो ये दो जो
चोली दामन का साथ जिसको बोलेंगे, वो जो साथ है वो उसमें कितना बदलाव होगा और क्या फ्लेवर चेंज करके आखिर वो कौन होगा जो अध्यक्ष पद के लायक होगा। अगर होगा भी तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई गांधी परिवार के कल दाया हाथ और बाया हाथ दोनों होगा, तभी वो अध्यक्ष पद पे आ सकता है। रही बात अध्यक्ष पद, जाहिर सी बात है 1 साल हो गया है और कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर माने तो सोनिया गांधी उसको क्रॉस कर रही हैं उस समय सीमा को, और ऐसे में क्योंकि एक कार्यकारी प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस में वो 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकता है, लेकिन 1 साल हो गया है। ऐसे में एक जो एक कंप्लीट डेडिकेटेड प्रेसिडेंट की मांग जो हो रही है कांग्रेस में वो लगातार हो रही है, और इस बार माना जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इसको लेकर के कोई निष्कर्ष भी जरूर पहुंचेगा। अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है कुछ बदलाव बिहार में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मदन मोहन झा जो कि अभी भी अध्यक्ष पद पे बने हुए हैं, सदानंद सिंह जो सीनियर लीडर हैं, और शक्ति सिंह गोहिल जो कि सीपी जोशी को रिप्लेस किए थे, राजस्थान के सीपी जोशी को, और गुजरात से शक्ति सिंह गोहिल को बिहार का अध्यक्ष ये इंचार्ज बनाया गया था ताकि उनकी अगुवाई में बिहार जो है आगे बढ़े। लेकिन अब पिछले 2 इलेक्शन में शक्ति सिंह गोहिल कोई कमाल नहीं कर पाए। शिकायत ये भी है कि वो बिहार की विजिट उनकी वो गुजरात में ज्यादा रहते हैं, बिहार से उनको जाना आना थोड़ा कम होता है। तीसरी आरोप उन पे ये लगती है कि वो कास्टिज्म बहुत ज्यादा करते हैं, राजपूत को लेकर के बढ़ाने की बात, बाकी सारी चीजों को वो छोड़ देते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें शक्ति सिंह गोहिल के लिए शायद बिहार को समझना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार एक अलग फ्लेवर में है। शक्ति सिंह शायद उस कल्चर के साथ मिंगल होने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो खबर आ रही है अंदर से उसमें यही बताया जा रहा है कि इस बार अगर गठबंधन साथ जाती है आरजेडी के साथ और कांग्रेस और बाकी छोटे मोटे दल अगर साथ मिलके वहां बिहार का चुनाव लड़ते हैं तो माए बीबी जो समीकरण है उसको फॉलो किया जाएगा। माए यानी कि मुस्लिम और यादव वोट को साधने के लिए की जिम्मेदारी राजद को दी जाएगी और कांग्रेस ब्राह्मण और भूमिहार को साधने की जिम्मेदारी खुद में लेगी। यही वजह है कि अगर अगला कोई अध्यक्ष चुना जाता है या नेतृत्व परिवर्तन होता है तो उसमें जो सबसे आगे नाम 2 चल रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए वो अखिलेश सिंह जो कि भूमिहार हैं उनका है, और प्रेमचंद मिश्रा जो कि ब्राह्मण है उनका नाम आगे चल रहा है। इन दोनों को बनाया जा सकता है ताकि ब्राह्मण और भूमिहार वोट को साधा जा सके। सदानंद सिंह जो कि एक जनमानस के चेहरा है, सदानंद सिंह हालांकि है राजपूत बैकग्राउंड से, लेकिन वो हर कास्ट में एक्सेप्टेबल है। उनको एक गार्जियन के तौर पे वहां पे अपॉइंट किया जा सकता है ताकि वो उनकी मॉनिटरिंग करे और दिशा निर्देश देते रहें कि किस तरह से जाना है। शक्ति सिंह गोहिल के जगह पे कोई आएगा या नहीं आएगा अभी तक बातचीत नहीं हो, क्योंकि प्रियंका और राहुल के प्रिय माने जाते हैं शक्ति सिंह गोहिल, इसलिए इतनी जल्दी उनकी, जैसे अजय माकन के काफी करीब थे राहुल गांधी, इसलिए दिल्ली बर्बाद हो गई, लेकिन अजय माकन बने रहे थे जब तक कि दिल्ली शीला दीक्षित ने मोर्चा नहीं खड़ा कर दिया था। और जब शीला दीक्षित आई भी तो अजय माकन ने उनको कितना पानी पिलाया था ये सारी दिल्ली के लोग जानते हैं कि शीला दीक्षित के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो शक्ति सिंह गोहिल को कितना बदल पाएंगे, लेकिन एक बात ये तय है कि अगर शक्ति सिंह गोहिल को नहीं बदल पाएंगे तो बिहार में चुनाव साधना मुश्किल है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत नाराज है। वहां पे शक्ति सिंह गोहिल की ब्राह्मण और भूमिहार में एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, और ब्राह्मण और भूमिहार को साधने के लिए कोई कद्दावर नेता अगर देखे तो कांग्रेस बोल तो रही है कि प्रेमचंद मिश्रा और अखिलेश सिंह को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो कितना साथ पाएंगे भूमिहार जो कास्ट है और ब्राह्मण जो कास्ट है उसमें कितनी पैठ बना पाएंगे, समय बहुत कम है। तो ये देखने वाला एक बात होगी तैयारियां, क्योंकि बाकी दल जो है चाहे वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो वो अपनी तैयारियां कर चुकी हैं और उसका अपनी रणनीति बना के वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी नेतृत्व परिवर्तन और इसमें उलझी हुई है। क्या रणनीति होगी, किस तरह से कांग्रेस आगे जाएगी बिहार चुनाव में, क्योंकि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है शीर्ष पे तो पहला चुनाव होगा बिहार जो कि लिटमस टेस्ट होगा और उसमें साफ पता चल जाएगा कि कांग्रेस आखिर कहाँ स्टैंड करती है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन पूरे सिनेरियो को देखते हुए एक बात ये समझ में आ रही है कि बीजेपी के लिए फिलहाल बिहार में खुला मैदान है, और ऐसे में बीजेपी मैक्सिमम ग्रैब करने की अगर पॉलिसी से चलती है तो जाहिर सी बात है फायदा बीजेपी को होने वाला है। लेकिन गठबंधन के साथ क्या साझेदारी होती है, क्या मंथना हो के क्या किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है वो देखना होगा,
क्योंकि जेडीयू से नीतीश कुमार से ये जू में इनॉग्रेशन और किसी मोहल्ले में जाके इनॉग्रेशन करने से जनता त्रस्त हो चुकी है। वहां पे जननायक के रूप में पप्पू यादव, बाहुबली पप्पू यादव जाने जा रहे हैं। सेवक, उन्होंने अपना ट्विटर पे और बाकी जगहों पे अकाउंट चेंज कर दिया है, सेवक पप्पू यादव लिख दिया है। और जहां कहीं भी आपदा आती है, जहां कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, पप्पू यादव पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि ये मुख्यमंत्री अगर ऐसा बैठ के गैंडे का इनॉग्रेशन कर रहा है और कोई जो कभी बाहुबली रहा था लेकिन आज हमारी सेवा कर रहा है, तो बेटर मेरे लिए तो ये है। ऐसा सोचने पे वहां की जनता मजबूर हो रही है। लेकिन ये बात है कि पप्पू यादव अकेले नेता है, उनके साथ कोई जनाधार नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा फायदा पप्पू यादव को नहीं हो रहा है। वैसे में बीजेपी को के पास मैक्सिमम ऑक्यूपाई करने की जो क्षमता है वो भी है। बीजेपी कितना इसको ग्रैब कर पाएगी, किस पॉलिसी के तहत चलती है, किस तरह से पूरे कास्ट को साधती है और सबके वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये एक आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी अगर चाहे तो इसका फायदा बहुत जबरदस्त उठा सकती है। जी जी जी। कुल मिलाकर बिहार की आगामी चुनावों में लग ये रहा है कि हम चाहे विकास की बात कर लें, चाहे हम राहत की बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं अनीता जी के विश्लेषण से लगता यह है कि जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कौन किसको कितना साध पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देश का दुर्भाग्य है कि आजादी का जो एक आंदोलन जो कांग्रेस के नाम पर लड़ा गया था, जिसके बारे में आज तक गांधी परिवार ये कहता है कि ये लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी गई थी, लेकिन वो लड़ाई इस देश की आम जनता ने लड़ी थी। उस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम लोग थे जिनके आज शायद नाम भी कोई नहीं जानता होगा। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। उस आंदोलन को कांग्रेस ने एक पार्टी के नाम पर जिस प्रकार से हाईजैक किया और आज भी एक प्रोप्राइटरशिप की तरीके से वो काम कर रही है, मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के तरीके से भी काम नहीं कर रही है, जिसकी जवाबदेही किसी के प्रति हो। वो तीन लोग हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका, एक दूसरे को बैटन पास करते रह सकते हैं। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमावड़ा है, एक जनता को भ्रमित करने के लिए कहता है कि राहुल जी को बना दो, एक कहता है कि सोनिया जी को बना दो, एक कहता है प्रियंका जी को बना दो। क्या कांग्रेस का भविष्य इन तीन लोगों के अतिरिक्त नहीं है? आज एक सशक्त विपक्ष की देश में बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर सत्ता निरंकुश हो जाए तो उस पर चेक लगाने के लिए भी एक सशक्त विपक्ष चाहिए, जिसकी आज बहुत कमी महसूस की जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता जो है अपना बैटन क्या दूसरी पीढ़ी को देना चाहेंगे? क्या कोई नया नेतृत्व आएगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। अनीता जी, रवि जी, मनीष जी, आज आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आप लोग भी अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो biharupdate@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा मोबाइल ऐप बिहार अपडेट का डाउनलोड कर उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।